नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चलें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और पीएम मोदी जानते हैं कि मैं यहां पर नाराज हूं। ये ट्रंप की तरफ से बड़ी बात कही गई। फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की भी चेतावनी दे दी गई है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद भारत को क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमका रहे हैं, ये बड़ा सवाल बन गया है। बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें भरोसा मिला था कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा, तो ऐसे में भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगानी होगी और ऐसा ना करने पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, यहां पर आप देखिए वॉशिंगटन की बात हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति बीते साल काफी ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि टैरिफ के मामले में जो देश ट्रंप प्रशासन के निशाने पर रहे उनमें एक नाम भारत का भी है। तो ट्रंप प्रशासन ने बीते साल अगस्त में भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया, जिसमें 25% टैरिफ की वजह को उन्होंने भारत की रूस के साथ तेल खरीद बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को घेरते हुए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है और सवाल उठ रहा है कि आखिर वेनेजुएला पर हमले के ठीक बाद ट्रंप ने भारत पर आक्रामक रुख क्यों दिखा दिया है। तो यहाँ बताते चले कि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में साल 2025 में वित्तीय योजना और निवेश के लिए मांग बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच में भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत को ट्रंप की ओर से सीधे चेतावनी दी जा रही है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये ट्रंप की अपना दबदबा बनाने की कोशिश है, अमेरिकी प्रभुत्व वाली जो नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है, लेकिन भारत उसकी यहाँ इस तरह से भभकी से डरने वाला बिल्कुल नहीं है। वेनेजुएला और भारत की अगर बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि वेनेजुएला की घटनाओं पर भारत पर कोई तत्काल आर्थिक प्रभाव नहीं है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा हिस्सा तेल आयात है, जो प्रतिबंधों के कारण पिछले साल 2/3 घटकर $340 मिलियन रह गया। और दूसरी ओर बीते साल दिसंबर में भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था और इसके बावजूद ट्रंप का रुख सख्त है। यानी कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, सशक्त भारत बन चुका है और चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था के तौर पर आ गया है। लेकिन पूरी दुनिया में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था अगर किसी की है तो वो भारत की है। तो नए साल में भारत उसी पुरानी दुविधा का सामना कर रहा है कि ट्रंप के अमेरिका के साथ कैसे शांति बनाई जाए और अपने निर्यात बाजार को बचाया जाए। तो रूस के साथ भारत अपने पुराने संबंधों को खत्म नहीं कर सकता और चीन के साथ भी संतुलन साधना जरूरी है। दूसरी ओर वेनेजुएला की घटनाक्रम ने भी ये दिखा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत एक जटिल आर्थिक और भू राजनीतिक परिदृश्य में नेगेटिव यहां पर कर रहा है। और ये नेगेटिव नहीं है, नेविगेट करने की बात हो रही है, ना कि नेगेटिव। इसको दुरुस्त कर अगर बताया जाए तो परिदृश्य में, जो कि भू राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें नेविगेट कर रहा है भारत और देश में आर्थिक रफ्तार देखी जा रही है, जिससे अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और वैश्विक संघर्ष भारत के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति को लेकर एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। तो भारत को अपने प्रमुख निर्यात बाजार को बनाए रखने, रूस जैसे पुराने सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और चीन के साथ एक का नाजुक संतुलन बनाना होगा। खासतौर से आर्थिक विकास के साथ साथ कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि भारत के विमानन क्षेत्र हालिया समय में ज्यादा संवेदनशील बन गया है। तो ऐसे में भारत को संभल कर चलने की जरूरत है। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि वेनेजुएला को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को क्यों धमकी दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि कोलंबिया को धमकी दे दी, फिर ग्रीनलैंड को धमकी दे दी, लेकिन ग्रीनलैंड के भी आप देखिए पलटवार उसकी तरफ से कैसे हुआ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यहाँ पर बहुत बुरा होगा। और साथ ही ये भी बताते चले कि अब जिस तरह से आप देखिए ये पूरी तरह घमासान मच गया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे क्यों रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। संजीव श्रीवास्तव है हमारे साथ, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
सबसे पहले तो मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या लगता है कि ये धमकी देने की पीछे की मंशा क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, मंशा बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अधिक से अधिक मुनाफा उठाना चाहते हैं। अगर मैं शुद्ध व्यापारी भाषा में बात करूं तो वो प्रॉफिट अधिक से अधिक उनको दिखता है, चाहे वो उनका पड़ोसी हो, चाहे वो एलाइज हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो क्यूबा हो। हर जगह उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए कि कहाँ पे हमें तेल मिल जाए, कहाँ से कुछ चंद डॉलर का यहाँ से मुनाफा उठ जाए, वहां से मुनाफा उठ जाए। ये जो प्रवृत्ति है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका जैसे एक राष्ट्र को, जो कि पूरे विश्व भर में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन चार्टर, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस तरह की फ्रीडम, इक्वालिटी इत्यादि की जो ये बड़ी बड़ी आइडियल्स की बातें करने वाला राष्ट्र अगर इस तरीके के व्यवहार करेगा तो फिर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत तेज गति से जो नीचे गिर रही है, ऑलरेडी गिर रही है, और उसमें और अधिक जो है गिरावट आएगी, और ये पूरे विश्व के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। यदि आपको इस तरीके की प्रवृत्तियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाता है कि वो राष्ट्रों के साथ आर्थिक आक्रामकता दिखाए, अक्रॉस द बोर्ड एक बड़ा सा लिस्ट बना करके वो उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर टैरिफ एक तरफ से इम्पोज करना शुरू किया, और उसका सीधा कारण था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि पूरी विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था को हम ही चलाते हैं, और हमसे यदि आपने कोई बैर लिया तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन संजीव जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी हो जाता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जिस तरह से उभर कर आ गया है पूरी दुनिया के सामने, ऑपरेशन सिंदूर में हथियारों का भी जखीरा आपने देख लिया, और करतब जिस तरह से हमारी सेना ने दिखाया है वो सबके सामने था। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं, या फिर सिर्फ बहाना एक रशिया के साथ तेल समझौते को लेकर था? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर असुरक्षा भी उनके अंदर स्पष्ट दिखाई देती है। भारत का तो इमरजेंस हो ही रहा है, और भारत की इमरजेंस को कोई रोक भी नहीं सकता है। भारत विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं चाइना का भी इमरजेंस हुआ है, रशिया भी अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं वो भी अपना अपना विकास कर रहे हैं। ये जो विश्व है वो पोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। रशिया को आप डील कर नहीं पा रहे हैं। 4 वर्षों से अमेरिका रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, एक इनडायरेक्ट तरीके का जो वॉर है। यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध वास्तविक रूप से अगर देखें तो अमेरिका और रशिया के बीच का ही ये युद्ध है। इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है, डायरेक्ट तरीके से ये लड़ने का साहस है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जिस दिन लड़ेंगे उस दिन वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और फिर वो न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा, और फिर वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे सर्वनाश कहते हैं उसमें बदल जाएगा। तो वो तो करने का साहस है नहीं, तो फिर जो रशिया को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, चाइना को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो पूरी स्थिति है ये अमेरिका के इस तरीके का जो आर्थिक ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है संजीव जी, रशिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बैकएंड पर तो अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। इतना छोटा सा देश इतने दिनों तक तो नहीं टिक सकता था, ये तो अब क्लियर हो गया है। लेकिन अब जिस तरह से डेनमार्क की भी पीएम कह रही है कि अगर हम पर, अब ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और नाटो भी खत्म होगा। जी जी, कर्नल गोपाल, ये जो संजीव जी एक सेकेंड, संजीव जी एक सेकेंड, कर्नल गोपाल आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, सवाल दोबारा कीजिए। कर्नल गोपाल, सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बैकएंड पर तो अमेरिका ही है, क्योंकि रशिया के सामने तो यूक्रेन कहीं पर भी ठहर नहीं सकता है। तो रशिया को कमजोर करने के लिए ये पूरी तरह से युद्ध का जो घमासान है, युद्ध का जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। लेकिन दूसरी तरफ डेनमार्क की पीएम कह रही हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो फिर नाटो खत्म होगा। जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी बार बार हर जगह यही कहा जा रहा है कि अपनी बातों से मुकरते हैं। दूसरा, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस है कि उनको शांति पुरस्कार क्यों न मिला। और उसके अलावा पूरे विश्व के अंदर वो चाहते हैं कि पूरा विश्व का सारा उनके पास में धन जो है या जो एसेट्स हैं जो भी सारे उनके पास में पहुंच जाए,
और बस वही रहें और कोई ना रहे विश्व के अंदर, ये बिल्कुल होने वाला है नहीं। अभी आप बताइए, यूक्रेन और रशिया की जो आप बात कर रहे हैं, 4 साल होने वाले हैं और अभी तक युद्ध चल रहा है। क्या यूक्रेन इतना सस्टेन कर सकता था यदि अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करता? नाटो कंट्रीज ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अभी ये स्थिति बड़ी नाजुक बनती जा रही है कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की नीति हमें जब से रही है कि दूसरे देशों में लड़ाई कराना करना और वहां के धन धान्य को अपने हाथ में लेना। आप देखिए अफगानिस्तान में सद्दाम के ऊपर क्या किया इन्होंने। सद्दाम के ऊपर कहा कि भाई यहाँ इन्होंने न्यूक्लियर बम बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और उसके बाद में अटैक किया। उद्देश्य मेन था उनका ऑयल के ऊपर। उसी तरीके वेनेजुएला में जो किया है, वहां के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को रात को वहां से उठा करके लेके आते हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। और छोटे छोटे क्यूबा है, डेनमार्क है, या और दूसरे छोटे छोटे राज्य हैं, उनके पास में इतना जो है प्रॉपर्टी है, धन है, उनके पास में तमाम एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स हैं। उन एसेट्स के ऊपर ये हथियाना चाहता है, उनको अपने हाथ में लेना चाहता है। क्या ये एक्सपेंशन पॉलिसी सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है? क्या बाकी देश जो है, अब रही बात ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही कि रशिया से आप जो है ऑयल नहीं खरीदेंगे, वही हम तकरीबन 20% ऑयल अमेरिका से खरीदते हैं और बाकी 80% ऑयल बाकी देशों से खरीदते हैं। आने वाले समय में यदि हमारे इंडियन ओशन के अंदर यदि ऑयल निकल आता है, हो सकता है कि आने वाले समय में पूरे विश्व का ऑयल जो होगा उससे कहीं 10 गुना ऑयल हमारे पास में निकलने की संभावना है। यदि उस स्थिति में क्या हमारे ऊपर भी अटैक करेगा, कि हमें भी धमकाता रहेगा? तो ये स्थिति जो है ना, ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो शायद बार बार जो कहते हैं, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आधा तो झूठ बोलते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं। अभी पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है कि उनकी धमकी से आने वाला है नहीं। ठीक है रही बात, ठीक है कर्नल गोपाल, रशिया, चाइना और इंडिया। बोलिए बोलिए, खत्म कीजिए, बोलिए कर्नल गोपाल जी। रशिया, चाइना, इंडिया आगे आने वाले समय में यदि आप देखेंगे कि यदि ये, जैसे अभी हमारे दूसरे वक्ता ने कहा कि ये यूनिपोलर ना होकर के मल्टीपोलर वर्ल्ड होने वाला है। अकेला सिर्फ अमेरिका ही प्रभुत्व जमाएगा विश्व के ऊपर, ये होने वाला नहीं है। अभी भारत उभरता देश है। उभरता देश क्या है? चौथी अर्थव्यवस्था है, अभी थर्ड अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हम पहले हर चीज बाहर से खरीदते थे, अभी यानी आप डिफेंस उसमें साजो सामान के ऊपर ले, हम सारी चीजें यहाँ बनाना है। यहाँ तक कि पिछले साल हमने 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया है और आगे आने वाले समय में हमारा टारगेट 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो ये भारत को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करने के लिए डीप स्टेट ने पूरी कोशिश कर ली, उससे नहीं हुआ। यहाँ पर तमाम आंदोलन चलाने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ। अभी बांग्लादेश के अंदर ये कार्रवाई कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। इसने नेपाल के अंदर कार्रवाई करवाई, उससे नहीं होगा। अभी ये जो है धमकी करके टेरर बढ़ा करके करेगा। अब चुनौतियां किस तरह की भारत के सामने रहने वाली हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी पर धमकी दे रहे हैं, डेनमार्क को अलग से धमकी है, लेकिन उन्होंने भी पलटवार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पर हमला करने की कोशिश की गई तो फिर नाटो का जो सैन्य गठबंधन है वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत पर इस तरह से अपना कठोर रुख जो दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए कर्नल शिवदान जी, कर्नल गोपाल एक सेकंड वेट कीजिए। जिस वक्त यदि भारत ने अपना कार्रवाई कर दी तो कर्नल गोपाल नहीं रहेगा। एक सेकंड वेट कीजिए। पूरी कंपनियां, कर्नल शिवदान जी की मेरी आवाज जा रही है क्या? कर्नल आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल गोपाल एक सेकंड वेट कीजिए। कर्नल शिवदान जी अनम्यूट कर लीजिए जरा। आवाज नहीं आ रही है कर्नल शिवदान, अनम्यूट कर लीजिए। शायद अनम्यूट नहीं है। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार चेक कर लीजिए। कर्नल शिवदान जी की आवाज नहीं आ रही। कर्नल गोपाल, इस पर आप ही जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजीव के पास चलती हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से वो पूरे विश्व को थ्रेटन कर रहे हैं और खासतौर से भारत को, कि उसको पता है कि आगे कंटेंडर यदि होने वाला है विश्व में,
तो चाइना और रशिया तो उनका था ही पहले से दुश्मन, चाहे कोल्ड वॉर के समय से ले लीजिए। तो अब भारत को यदि कहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके नमस्ते इंडिया, हाउडी मोदी और सब करने के बाद में आज वो भारत को भी आंखें दिखा रहा है, तो ये आगे उचित नहीं होने वाला। अभी जो 50% उन्होंने तेल के ऊपर टैरिफ लगाया, वो टैरिफ के ऊपर अभी बातें चल रही हैं, अभी तक वो लागू नहीं है, लेकिन अभी फिर धमकी दे रहा है कि मैं उसको भी बढ़ा करके मैं कर दूंगा, और करने के बाद में आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। आप आज रिपोर्ट देखिए, रिलायंस ने साफ जाहिर कर दिया है कि उन्होंने रशिया से तेल नहीं लिया है पिछले 2 वीक से। तो ये नहीं कि हम वहां से तेल लेना बंद कर देंगे, दूसरी कंपनियों दूसरी तरीके से तेल हमारे पास में आ रहा है और हम अभी है सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन इस प्रकार से धमकी देने से कब तक वो अपने आप को भी बचाएगा? यदि भारत ने अपने जितने भर भी वहां पर लोग हैं जिनकी वजह से वहां की सारी कंपनियां चल रही हैं, यदि वहां कोई लोगों को बुला लिया तो उसके बाद में क्या होगा? ठीक है कर्नल शिवदान, वो कह रहे हैं कि रिलायंस ने तो साफ कर दिया कि हमने रूस से तेल ही नहीं खरीदा है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, फिर वो लिख रहे हैं ट्रुथ पर कि ये अभी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के जो आसपास की जगह है, रूसी और चीनी जहाज़ों की भरमार है। हमारी राष्ट्र सुरक्षा के नज़रिए से हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं है। वो भी उस समय में जब वेनेजुएला पर अटैक कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और जहां पर भी उनको अपने आर्थिक हित नजर आते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल उसके पास है, और उसका झुकाव जो है चीन और रशिया की तरफ हो रहा था। इसलिए उसको रोकने के लिए उसने वहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर हमला किया और उसे वहां से किडनैप करा लिया। इसी प्रकार से वो ग्रीनलैंड का बहाना बना करके वहां के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। और जैसा कि मैंने कहा है कि आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पहले जो था वो जमीनी साम्राज्य स्थापित किया जाता था, जैसे इंग्लैंड जो था जगह जगह जाकर के देश पर कब्जा करता था। आजकल उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की सोची जा रही है दूसरे देशों के द्वारा, जिस प्रकार अमेरिका करता है और चीन भी करता है इस तरह की आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा। तो इसी प्रकार से जब उसने देखा कि भारत उसकी कब्जे में नहीं आ रहा है और भारत एक चौथी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, इसलिए ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहा है और भारत को दिखाना चाहता है कि यदि मेरे से आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको विश्व में आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए और भी प्रयास करूंगा और जगह जगह आपका टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिससे आपके जो है व्यापार ठप हो जाए। मगर भारत उसमें दबने वाला नहीं है। भारत एक शक्ति बन चुका है और भारत अमेरिका की इन धमकियों में आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन कर्नल शिवदान, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बार बार धमकियां दी जा रही थी, उससे पहले ही पीएम ने एक बड़ा स्टैंड लिया जिसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी का इस्तेमाल कीजिए, आत्मनिर्भर अपने आप को बनाइए और अपने देश के अंदर चीज़ों को बनाइए, वहीं पर बेचिए, यानी कि पैसे का फ्लो जो है वो देश के अंदर रहे और बढ़े भी, क्योंकि अमेरिका, चाइना, जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत है और बहुत ही तेजी से जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो तीसरे पायदान पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी है कि रोका जाए भारत को। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ 50% किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने उसी वक्त ये कह दिया था कि अब हम अपना जो प्रोडक्शन है अपने अंदर लगाएंगे और अपने जो फ्लो को अंदर ही रखेंगे। तो इसलिए ये हम हर तरह के ऑप्शन हमने कर लिए हैं और अपने निर्यात के लिए भी हमने अल्टरनेट देश ढूंढ लिए हैं और अपना निर्यात अमेरिका के जिन चीजों को हम अमेरिका को निर्यात करते थे अब उनको हम अन्य देशों को करने लगे हैं। इसलिए नाटो का जो सैन्य संगठन है उसका गठबंधन तोड़ने की भी बात कही गई है डेनमार्क की पीएम की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी ग्लोबली? दोबारा बताइए। मैं कह रही हूं कि डेनमार्क की पीएम ने जो पलटवार किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें तो अब ग्रीनलैंड चाहिए, तो पीएम कह रही है कि यहां पर अगर ग्रीनलैंड लेने की कोशिश की तो नाटो का जो सैन्य गठबंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर वो खत्म होता है
तो उसका क्या परिणाम रहेगा पूरे देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए? नाटो गठबंधन टूटने के कगार पर ही आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस प्रकार से नाटो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाया है ज्यादा, और उसमें उसके अलावा इसकी वजह से नाटो कंट्रीज में डिफरेंस बढ़ा है आपस में, इसलिए नाटो कंट्री जो है, नाटो गठबंधन एक तरह से बिल्कुल बिखर सा रहा है। और जिस प्रकार से ग्रीनलैंड के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वो यदि डेनमार्क उससे अलग हटेगा तो इस प्रकार से उसको देख करके और भी देश हटेंगे और नाटो गठबंधन टूट जाएगा। ठीक है संजीव जी, वो कह रहे हैं कि जैसे ही देश हटेगी नाटो गठबंधन टूट जाएगा और टूटने की कगार पर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत को भी किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत को दबाने की कोशिश हो रही है, जो कि भारत कभी दबने वाला है नहीं? ये आपने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और देखिए, जो मूल मंत्र है वो है विकसित भारत, जो मूल मंत्र है वो है आत्मनिर्भर भारत। और भारत को अपनी जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है उसको विकसित करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य हमारे राष्ट्र के सामने, जो विजन हमारे राष्ट्र के सामने रखा है कि हमें विकसित भारत बनना है, हमें अपनी जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर, जिसमें कि रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कृषि, स्वास्थ्य और जितने भी हमारे जो की सेक्टर्स हैं, सबका समग्र विकास तेज गति से हो, हमारी जो अर्थव्यवस्था और अधिक तेज गति से आगे बढ़े, तभी जाकर के इन वैश्विक चुनौतियों का जो मुकाबला है हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर तो एक्शन ले लिया और ये आरोप लगाया कि वेनेजुएला ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग की जो ट्रैफिकिंग है अमेरिका में चाइना से होती है। फेंटेनिल नामक जो ड्रग है उससे सबसे ज्यादा अमेरिकी मारे जाते हैं। क्या अमेरिका चाइना पर हमला कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना एक शक्तिशाली राष्ट्र है। चाइना विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना विश्व में एक मेजर पावर है। तो चाइना के ऊपर अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई क्या कर सकता है? शी जिनपिंग भी तो अथॉरिटेरियन है। आप कहते हैं तो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना संजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तेल भंडार, गैस भंडार, सोने पर नजर थी जिसकी वजह से ये पूरा काम किया गया? संजीव जी लेके दिखाइए। तो भारत को भी शक्तिशाली लगातार बनना होगा। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज का जो भारत है ये एक महाशक्ति के रूप में पहले से ही स्थापित है। भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमेरिका नहीं कर सकता। हमारे पास हमारे न्यूक्लियर वेपन्स और हमारे जो बड़े हथियार किस लिए रखे हुए हैं? जाहिर है कि भारत अपनी रक्षा करना जानता है। भारत के ऊपर कोई हमला करना किसी भी महाशक्ति के लिए कल्पना से भी परे है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन धमकी पर धमकी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, अगली धमकी कोलंबिया को दे दी गई। आपको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना है। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, सवाल है कि जिस तरह से ड्रग तस्करी अगर चाइना से हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नजर तेल पर थी, गैस पर थी और सोने पर थी और जाकर माधुर्य को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया? क्योंकि जो एडवोकेट से भी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल कानून अगर कहता तो उस पर ये कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो कानून के दायरे में रहते हुए काम नहीं किया गया है। नहीं, ये देखिए आशा जी, गिरफ्तार नहीं है, ये अपहरण है, किडनैपिंग की गई है, वहां पर कैप्चर किया गया है एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को। आखिर अमेरिका क्या विश्व का दरोगा बनेगा? अमेरिका को किसने अथॉरिटी दी है कि वो जाकर के किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठा ले जाए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था कि मदुरो को वहां से कैप्चर किया जाए? अमेरिका ने अथॉरिटी के आधार पर वो कार्रवाई की। ये कानूनों का उल्लंघन, जिसकी की बात यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी कही गई, नेशनल के वायलेशन अमेरिका को नहीं है कि आप जो है सेल्फ अपने देश के अंदर एक वारंट जारी कर दें कि हमको इस राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठाना है और वहां जाएं और राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को उठा करके ले आए। आखिर ये किस तरीके की नियम आधारित व्यवस्था को अमेरिका फॉलो कर रहा है? ये बिल्कुल नितांत गलत है, सरासर गलत है। यही सवाल था। ये जो पूरी स्थिति है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके का राष्ट्र जो अपने आप को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दम्भ भरता है और बड़े बड़े आइडियल्स की बातें करता है, वो अब स्वयं जब इस तरीके की बातें करेगा और अब ये कह रहे हैं कि एक आशा जी 1 मिनट, अब ये कह रहे हैं कि
ग्रीनलैंड चाहिए हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए उनको मदुरो चाहिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए, और फिर कनाडा को भी चाहिए, कनाडा 51st स्टेट, ग्रीनलैंड 52nd स्टेट। इस तरीके की बातें अगर अमेरिका करेगा तो कर्नल फिर तो गोपाल, वर्ल्ड वॉर से एक कोई लास्ट दुनिया को कमेंट बचा कर नहीं दीजिए सकता है, प्लीज। ये मैं ठीक है, स्पष्ट रूप से देखता हूँ। ठीक है कर्नल गोपाल, जल्दी से। जी देखिए, जो कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं और आगे करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इससे इनको ही अपने मुंह की खानी पड़ेगी। जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि ये बिल्कुल सत्य है कि जितना एक्सपेंशन पॉलिसी को लेकर के ये चलेंगे और जितना ये छोटे छोटे राष्ट्रों के ऊपर वहां की प्रभुता को अपने हाथ में लेकर के और वहां के सारे एसेट्स को अपने काबू करेंगे, तो तो उसके ये लिए कब सभी तक देशों चलेगा? को एकजुट हो पूरा जाना विश्व चाहिए, देख एक रहा मंच है पर आ और जाना चाहिए और विश्व खड़े जो हो है जाना चाहिए इसको अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ नकारेगा। कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल गोपाल जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका भी धन्यवाद। कर्नल शिवनाथ जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर धमकी अलग अलग देशों को भी दे रहे हैं, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि जिस स्ट्रैटेजी पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हो सकती है, वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसलिए सब देशों को एकजुट होकर एक पटल पर आकर काम करने की जरूरत है कि जिस तरह से अलग अलग राष्ट्रों को अपने कब्जे में लेने की बात हो रही है, फिर ग्रीनलैंड की भी बात हो रही है, तो इस तरह से तो पूरी तरह से परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।